हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं लॉ, ठीक है। तो लॉ के अंदर लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा देख लें हम लोग कि हाँ हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कुछ पढ़ा भी हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। आपने कुछ पढ़ा जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया वो हाँ या ना। तो मेरे साथ एक क्विक रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो की थी कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके कोई भी लॉ बनाया जाता है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी सेफ्टी की। सेफ्टी के बाद सेकंड नंबर पर आता है, मेरे साथ साथ बोलिएगा, सबसे पहले नंबर पर सेफ्टी, सेकंड बेनिफिट्स, थर्ड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड फोर्थ इज एथिक्स। ठीक है, इसके अंदर कौन से दो रिटर्न होते हैं, इन रिटर्न फॉर्म होते हैं, और कौन से दो एज्यूम्ड होते हैं। जो ऊपर वाले दो हैं सेफ्टी और बेनिफिट्स, वो दोनों इन रिटर्न फॉर्म होते हैं, और जो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स है और जो इथिक्स है वो क्या है, एज्यूम्ड होते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक ड्राफ्ट यहाँ पर बनाया था अलग अलग लॉज का, कि यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि अगर किसी लॉ के अंदर सेफ्टी भी नहीं है, बेनिफिट्स भी नहीं है, क्या हम उसको लॉ कह सकते हैं? नहीं सर, हम उसको लॉ नहीं कह सकते। सेकंड में हमने बात की कि अगर किसी में सेफ्टी नहीं है और उसके अंदर बेनिफिट्स हैं, क्या हम उसको लॉ कह सकते हैं? नहीं सर, उसको भी लॉ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर सेफ्टी की प्राइम इंपॉर्टेंस है। किसी लॉ में बेनिफिट हो चाहे नहीं हो, पर सेफ्टी इज प्राइम। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि अगर किसी लॉ में सेफ्टी है, बेनिफिट्स नहीं है, क्या हम उसको लॉ कह सकते हैं? बिल्कुल सर, यस, बिकॉज सेफ्टी होनी जरूरी है, बेनिफिट्स का होना जरूरी नहीं है। और उसके बाद अगर दोनों हो तो फिर तो वो लॉ है ही है। अब उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट पॉइंट में जो बात करनी स्टार्ट की थी, हाउ इज लॉ मेड, हाउ इज लॉ मेड। ठीक है, तो हमने कहा कि लॉ बनाने की प्रोसेस क्या है या लॉ कैसे बनाया जाता है, उसको सीखने से पहले हमें क्या जानकारी लेनी होगी, कैटेगरीज ऑफ लॉ, कि कितने टाइप के लॉ, मतलब टाइप की कैटेगरीज हो सकती हैं लॉ की, कितने टाइप में बनाया जा सकता है लॉ को। ठीक है, उसके अंदर हमने सबसे पहले बात की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? हमारे इंडिया का सबसे पहला लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? हमारे इंडिया का सबसे पहला लॉ है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब इसके अंदर हमने कहा कि सब 448 आर्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर की दो आर्टिकल्स हम लेकर के बात कर रहे हैं, एक आर्टिकल नंबर 245 एंड आर्टिकल नंबर 246। ठीक है, अब इन दोनों आर्टिकल्स को आपको एज होमवर्क दिया गया था कि आपको रिसर्च करना था कि आर्टिकल नंबर 245 के अंदर क्या है और आर्टिकल नंबर 246 के अंदर क्या है। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 245 में हमारे पास क्या होता है? आर्टिकल 245 ये कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जानते हैं ना, पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं संसद, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास अधिकार है किसी भी तरह का इंडिया में लॉ बनाने का, कि पार्लियामेंट जो है ऑफ इंडिया है उसके पास पावर है कि वो इंडिया के अंदर कोई भी लॉ बना सकती है। ठीक है, ये पावर कौन सा आर्टिकल देता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को? आर्टिकल नंबर 245। जब पार्लियामेंट के पास ये पावर आ गई, ठीक है, तो क्या किया गया? अब लॉ बनाएंगे हम लोग। अब लॉ हम कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर बनाएंगे। किसके अंदर बनाएंगे? कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर। वो स्पेसिफिक कैटेगरीज कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है? आर्टिकल 246। ठीक है, एक लिस्ट दी हुई है उसके अंदर कि इन कैटेगरीज के अंदर लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है, और वो कैटेगरीज भी कौन से स्केड्यूल में दी हुई है? स्केड्यूल 7 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 246 के स्केड्यूल 7 के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज मेंशन की गई है जिसके अंदर की लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है,
अब देखिए आगे हम बात करें, अब वो कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती हैं। अब देखिए सबसे पहले इस स्केड्यूल 7 में क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक, थोड़ा सा अच्छा काम होना चाहिए ना, लाइन टेढ़ी चली जाए मज़ा सा नहीं आता। अब देखिए अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं। सबसे पहले इधर लीजिए, सबसे पहले हमने लिया यूनियन लॉ, या हम इसको कहते हैं सेंट्रल लॉ। सेकंड पॉइंट पर आएगा कॉन्करेंट लॉ। थर्ड इज स्टेट लॉ। ठीक है, एक हमारे पास, अब हमने लॉ की कैटेगरीज डिवाइड की हैं यहाँ पर कि कितने टाइप का लॉ बनाया जा सकता है। कौन से वाले शेड्यूल में मेंशन है, ये शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 246 के अंदर ही शेड्यूल 7 है जिसके अंदर की ये 3 कैटेगरीज डिवाइड की हुई हैं। ठीक है, अब इनकी भी एक लिस्ट है हर किसी की, ठीक है। हमें तो जनरल में इनको समझना है कि ये क्या चीज़ है, हमें पूरी लिस्ट ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं। हम कुछ एग्जांपल्स ज़रूर देख लेंगे कि कौन सी कैटेगरी में किस तरह के एग्जांपल आ सकते हैं, ताकि हमें वो जनरल वे के अंदर क्लियर हो जाए। तो यूनियन लॉ या सेंट्रल लॉ, सेकंड है कॉन्करेंट लॉ और थर्ड है स्टेट लॉ। ठीक है, यूनियन लॉ क्या है, कैसा लॉ होता है यूनियन लॉ। यूनियन मतलब एक पूरा ग्रुप बन जाता है, सेंट्रल मतलब केंद्र की बात जिसके अंदर की जाती है, मतलब ऐसा लॉ इस कैटेगरी के अंदर आता है जो पूरी कंट्री पे अप्लाई होता है। किस पर अप्लाई होता है, पूरी कंट्री पर अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैटेगरी हमने लिया कॉन्करेंट लॉ। कॉन्करेंट लॉ के अंदर क्या होता है, ऐसा लॉ जो कि सेंट्रल लेवल पर भी अप्लाई हो और स्टेट लेवल पर भी अप्लाई हो। किस पर अप्लाई हो, सेंट्रल लेवल पर भी अप्लाई हो और स्टेट लेवल पर भी अप्लाई हो। ठीक है, और लास्ट जो है हमारी कैटेगरी वो कौन सी है, स्टेट लॉ। अब स्टेट लॉ के नाम से पता लग रहा है कैसी कैटेगरीज इसके अंदर आएंगी, ऐसा लॉ जो सिर्फ और सिर्फ कहां अप्लाई होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहली यूनियन लॉ पूरी कंट्री पर अप्लाई होगा, पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा। कॉन्करेंट लॉ इंडिया पर भी अप्लाई होगा और स्टेट पर भी अप्लाई होगा, मतलब दोनों सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल दोनों पर अप्लाई होगा। और स्टेट लॉ जिसमें सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर स्टेट ही उसके अंदर लॉ बनाती है, उसमें सेंटर का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें, अब यूनियन लॉ और सेंट्रल लॉ के अंदर कितनी कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। तो इसके अंदर जो हमें कैटेगरीज दी गई हैं जिसके ऊपर की सेंटर जो है हमारी वो लॉ बना सकती है, 97 कैटेगरीज हमें दी हुई हैं। कितनी, 97 कैटेगरीज हमें इसके अंदर प्रोवाइड करवाई हुई हैं जिस पर कि सेंटर जो है हमारी, जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। और उसके अलावा कॉन्करेंट लॉ जो है उसमें कितनी कैटेगरीज हैं, 47। कितनी है, 47 कैटेगरीज हैं जिस पर कि स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है। ठीक है, और स्टेट जिस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है वो है 66 कैटेगरीज। कितनी है, 66 कैटेगरीज। तो देखिए थोड़ा बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम ये चीज़ डिवाइडेशन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने बात की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर हमें 448 आर्टिकल्स हमारे पास हैं उसके अंदर, जिसके अंदर की 2 आर्टिकल्स हमने लिए, एक आर्टिकल 245 और दूसरा आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल 245 हमें क्या बताता है कि हमारी जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसके पास पावर है कि वो इंडिया पर अप्लाई होने वाला कोई भी लॉ बना सकती है। जब पार्लियामेंट के पास पावर आ गई तो फिर क्या किया गया कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज डिवाइड की गई आर्टिकल 246 के अंदर, और वो कौन से स्केड्यूल में मेंशन की गई, शेड्यूल 7 के अंदर। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ये 3 कैटेगरीज जो हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है, यूनियन लॉ या सेंट्रल लॉ, कॉन्करेंट लॉ और स्टेट लॉ। ठीक है, अब सेंटर के पास ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं,
वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल के पास जो है 97 कैटेगरीज हैं जिन पर वो लॉ बना सकती है। 47 कैटेगरीज ऐसी हैं जिस पर स्टेट भी लॉ बना सकती है, सेंट्रल भी लॉ बना सकती है, और 66 कैटेगरीज ऐसी हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ कौन लॉ बना सकती है, स्टेट लॉ बना सकती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या होगा। जैसे हम यूनियन लॉ की बात करें तो कौन कौन सा हो सकता है हमारा यूनियन लॉ, जैसे हमारा कंपनीज एक्ट है, ठीक है, कौन सा, 2013, ये किस लॉ के अंडर आता है, यूनियन लॉ के अंदर आता है। मतलब जो कंपनीज एक्ट है वो किस पर अप्लाई होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट में बैठे हो, चाहे आप किसी भी मतलब देखिए अब जैसे इंडिया है, अब इंडिया सरफेस पे भी है और वाटर एरिया भी है, तो मतलब सरफेस एरिया वाटर एरिया दोनों पर अप्लाई होगा। ठीक है ना, जैसे कोई भी आइलैंड हो तो इंडिया का उस पर भी अप्लाई होगा, पूरा एरिया कवर करेगा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाएगी। ठीक है ना, जैसे कंपनीज एक्ट है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि कहीं पर किसी भी स्टेट में आप हैं, चाहे आप गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, चाहे आप राजस्थान में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो, वहाँ पर जो कंपनीज एक्ट है वो सब पर एक सा अप्लाई होता है, कहीं भी उसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं होता कि स्टेट वाइज कोई भी अलग अलग अप्लाई करेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनीज एक्ट सब पर एक सा अप्लाई होगा क्योंकि ये किस कैटेगरी के अंडर आ रहा है, यूनियन लॉ के अंडर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर एग्जांपल लिया हमने पार्टनरशिप एक्ट की, किसकी बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट, कौन सा ईयर है इसका, पार्टनरशिप एक्ट का 1932। ये पार्टनरशिप एक्ट भी जो है ये किस पर अप्लाई होगा, पूरे इंडिया में एक जैसा अप्लाई होगा। कैसा अप्लाई होगा, पूरे इंडिया में एक जैसा अप्लाई होगा। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ऐसे लॉ जो पूरी इंडिया पर एक जैसे अप्लाई होते हैं उन्हें हम कौन से लॉ के अंडर में रखते हैं, यूनियन लॉ या सेंट्रल लॉ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अब स्टेट लॉ की। स्टेट लॉ के अंदर हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिया किसका, गुजरात का। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया किसका, एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम्पल लिया कि गुजरात के अंदर क्या बैन है, लीकर बैन है। क्या बैन है, लीकर बैन है। अब गुजरात के अंदर लीकर बैन है तो गुजरात स्टेट ने उसको बैन किया, अब इसका इफेक्ट पूरे इंडिया पर नहीं पड़ेगा। ये जो रूल बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट बेसिस पर बनाया गया है, पूरे इंडिया पर इसके अप्लाई होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम एग्जांपल ले इसके अंदर बिहार का, बिहार के अंदर भी क्या बैन है, लीकर बैन है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के अंदर क्या है, गुटखा बैन है। तो इस तरह से जो स्टेट अपने लॉ बना लेती है, अपने खुद के रूल्स बना लेती है, वो जरूरी नहीं होता कि पूरे इंडिया पर अप्लाई हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ 66 कैटेगरीज है जिस पर कि स्टेट खुद डिसीजन ले सकती है उसको ये चीज़ जारी रखनी है या उस पर क्या डिसीजन लेने हैं। तो ऐसी कुछ 66 कैटेगरीज है तो वो स्टेट लॉ के अंडर में आती हैं। ठीक है, हमने देखा यूनियन लॉ क्या है, ऐसा लॉ जो पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा, और स्टेट लॉ के अंदर वो कैटेगरीज होंगी जो सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई होंगी, स्टेट पर अप्लाई होंगी। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर बात करें कॉन्करेंट लॉ की। कॉन्करेंट लॉ ऐसा लॉ होता है जिसके अंदर की स्टेट भी अपना मतलब राइट रखती है और सेंटर भी अपना राइट रखती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा हाल फिलहाल का जो चल रहा है, सबसे गर्मा गर्म तरो ताजा लॉ जो है हमारा, कौन सा, नाम सुना ही होगा, है ना, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। सही है ना, जीएसटी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर, यही नाम होता है ना इसका, या कुछ और होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, कौन से ईयर में आया ये, 2017 के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, ये एग्जाम्पल है कौन से लॉ का, कंकरेंट लॉ का। इसमें क्या है, दो तरह के इसके अंदर टैक्सेस लिए जाते हैं, एक लिया जाता है सीजीएसटी और एक लिया जाता है एसजीएसटी।
ठीक है। CGST जो है वो सेंटर का होता है और जो SGST होता है वो किसका होता है, स्टेट का होता है। मतलब ये ऐसा लॉ है, ये ऐसा एक्ट है जिसके अंदर की दोनों ही काम कर रहे हैं। कौन, सेंटर भी काम कर रही है और स्टेट भी काम कर रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं किस तरह का लॉ की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, कॉन्करेंट लॉ की कैटेगरी में रखते हैं, जिसके अंदर की स्टेट भी है और सेंटर भी है। यूनियन लॉ जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूरा राइट किसका होता है, डिसीजन लेने का और बनाने का लॉ का, वो होता है सेंटर का। और स्टेट लॉ जिसके अंदर पूरा का पूरा राइट या डिसीजन लेने का जो राइट होता है वो किसका होता है, स्टेट का। और कॉन्करेंट के अंदर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिल करके डिसीजन लेती हैं। ठीक है, तो ये रही हमारे विद एग्जांपल्स, हमने यहाँ पर कैटेगरीज डिस्कस की हैं। ठीक है, अब लॉ बनाने में इन कैटेगरीज का क्या रोल है वो देखते हैं आपने। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, हेडिंग डालिएगा, हाउ इज लॉ मेड। हाउ इज लॉ मेड। हाउ इज लॉ मेड। ठीक है, अब देखिए हम इसको समझेंगे। हमने देखा कि एक यूनियन लॉ कैटेगरी है, एक कॉन्करेंट लॉ कैटेगरी है और एक स्टेट लॉ कैटेगरी है। ठीक है, हम यूनियन लॉ और कॉन्करेंट लॉ को एक ही प्रोसेस के अंदर लेकर के चलेंगे और स्टेट लॉ की अपनी जो प्रोसेस होती है उसके अंदर उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल लॉ बनाने में और कॉन्करेंट लॉ बनाने में एक सी प्रोसेस चलती है और स्टेट लॉ को बनाने में उसकी खुद की प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले क्या, सेंट्रल लॉ या कॉन्करेंट लॉ, और सेकंड हमने क्या लिया, स्टेट लॉ। अब लॉ बनाने के अंदर जो सबसे पहली प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कोई भी लॉ को सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। क्या किया जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, ड्राफ्टिंग। सर ये ड्राफ्टिंग क्या होता है? ड्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी भी लॉ को लिखना। क्या होता है, किसी भी लॉ को लिखना। सर ये लिख कौन सकता है? लिख कोई भी सकता है। आप लिख दो, मैं लिख दूं, इंडिया का कोई भी सिटीजन लिख दे। ठीक है, लिख कोई भी सकता है, उसको ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है। लेकिन उसको पास करवाने के लिए क्या चाहिए होती है, पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है। ठीक है ना, जैसे कि आपको ध्यान हो, RTI एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, किसने लिखा है ये एक्ट? अरविंद केजरीवाल ने। जब उन्होंने ये एक्ट लिखा था, जब उन्होंने ये RTI का लिखा था, उस टाइम पे उनके पास कोई ज़्यादा तकड़ी पॉलिटिकल पावर नहीं थी। ठीक है, लेकिन अभी वो क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और उन्होंने मतलब बहुत ही मुश्किल से उसको पास करवाया था। जैसे ठीक है, तो ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है, कोई भी इंडिया का सिटीजन ड्राफ्ट कर सकता है, लेकिन उसको पास करवाने की अपनी एक प्रोसेस होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बुक का साइन बना लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ यहाँ पर हम लॉ लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लॉ लिख चुके हैं। अब उसके बाद ड्राफ्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, कहां पर देंगे इंट्रोडक्शन? हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे, अगर वो सेंट्रल लॉ है तो हम उसको लेकर के जाएंगे कहां पर, हमारे देश की पार्लियामेंट में। कहां पर? हमारे देश की पार्लियामेंट में। और अगर वो स्टेट लॉ है तो उसको कहां लेकर के जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। कहां पर? स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। पहला स्टेप क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या किया, दो कैटेगरीज डिवाइड की। एक तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हाउ इज लॉ मेड। हमने देखा एक तो सेंट्रल लॉ को बनाने की प्रोसेस क्या है, कॉन्करेंट लॉ को बनाने की प्रोसेस क्या है, और स्टेट लॉ को बनाने की प्रोसेस क्या है। ठीक है,
हम इन दो प्रोसेसेस को यहाँ पर समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, किसी भी लॉ को बनाने से पहले उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है? कोई भी इंडियन सिटीजन कर सकता है, सबके पास राइट है। फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, जब उसको ड्राफ्ट कर दिया जाता है तो फिर उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है। कहाँ पर इंट्रोडक्शन किया जाता है? अगर वो सेंट्रल लॉ है, ठीक है, या वो कॉन्करेंट लॉ है, तो उसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा? देश के पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, जिसको संसद कहा जाता है। और अगर वो स्टेट लॉ है तो उसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो अगली प्रोसेस होगी वो क्या होगी? उस लॉ की फर्स्ट रीडिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? उस लॉ की फर्स्ट रीडिंग की जाएगी। वो फर्स्ट रीडिंग अगर वो सेंट्रल लॉ है तो कहाँ पर की जाएगी? यहाँ पर हम बना लेते हैं छोटा सा माइक का साइन, हम बना लेते हैं ताकि ध्यान रहे कि ये क्या की जा रही है। यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग की जा रही है, ठीक है। वहाँ पर पढ़ करके उसको सुनाया जाएगा कि ये क्या ड्राफ्ट किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट किया गया, फिर उसको दोनों पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। अगर स्टेट है तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। फिर वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर क्या की गई? उसकी फर्स्ट रीडिंग की गई। और यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर उसकी फर्स्ट रीडिंग की गई, ठीक है। उसके बाद अगली प्रोसेस के अंदर क्या होगा? अगली प्रोसेस में अगला जो स्टेप है उसके अंदर क्या होगा? फर्स्ट रीडिंग के बाद इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक लिए जाएंगे। इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक लिए जाएंगे। जो हमारे देश की जो जनता है उससे उसके राय, उसके डिसीजन मांगे जाएंगे उस लॉ के रिलेटेड, ठीक है, जो हमने ड्राफ्ट किया, जो हम बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा देश कैसा है? रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पर क्या है? इंडिया की जो जनता है उसका भी अपना राइट है। कोई भी डिसीजन लेने का, कोई भी चीज़ अगर अप्लाई की जाएगी तो देश की जनता से भी उसके बारे में पूछा जाएगा, जाना जाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग के बाद क्या किए जाएंगे? इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पब्लिक यहाँ पर बना देते हैं। अगर वो स्टेट का लॉ है तो किससे डिसीजन लिए जाएंगे? स्टेट की पब्लिक से लिए जाएंगे। अगर वो सेंट्रल लॉ है तो कहाँ से लिए जाएंगे? सेंटर की पब्लिक, मतलब वहाँ पर जो पूरे इंडिया की जो पब्लिक है उससे लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन से स्टेप पर पहुँच चुके हैं? सबसे पहला स्टेप कौन सा था? ड्राफ्टिंग का। दूसरा इंट्रोडक्शन का। तीसरा फर्स्ट रीडिंग का। और चौथा स्टेप हमारा कौन सा था? इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अब जब पब्लिक ने अपनी राय दे दी, अब पब्लिक की राय तो बहुत अलग अलग होगी ना, एक सी तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो क्या किया जाएगा? अब पब्लिक की राय के ऊपर अब एक कमेटी बिठाई जाएगी, ठीक है ना, डिस्कशन बाय कमेटी। अब एक कमेटी बिठाई जाएगी, डिस्कशन बाय कमेटी। अब वो कमेटी क्या करेगी कि जो भी पब्लिक की तरफ से डिसीजंस आए हैं उनको देखेगी, उन पर विचार करेगी और उस लॉ को क्या करेगी? उन पर विचार करते हुए उस लॉ को रीड्राफ्ट करेगी। क्या करेगी? उस लॉ को रीड्राफ्ट करेगी, ठीक है। तो यहां पर हम ग्रुप में बिठा देते हैं कमेटी को, ठीक है। ये हमने एक कमेटी बिठा दी है यहाँ पर। थोड़ा साथ साथ में बनाते जाइएगा ताकि आपको भी वो चीज़ ध्यान में रहे। तो यहाँ पर हमने एक कमेटी डिज़ाइन कर दी है, ठीक है। तो डिसीजन बाय कमेटी। अब रीड्राफ्टिंग के लिए कमेटी बिठा दी गई है, लॉ की रीड्राफ्टिंग के लिए। अब उसके बाद जब इसको रीड्राफ्ट कर दिया जाएगा तो दोबारा इसको पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? दोबारा इसको पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाएगा। और अब क्या होगा? डिसीजन कहाँ लिया जाएगा? डिस्कशन एंड अप्रूवल एट बोथ हाउसेस। डिस्कशन एंड अप्रूवल एट बोथ हाउसेस। अब क्या किया जाएगा? डिस्कशन किया जाएगा और जो हमारी पार्लियामेंट के या स्टेट लेवल पर जो दोनों हाउसेस होते हैं, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा, तो उनके द्वारा क्या लिया जाएगा? डिस्कशन किया जाएगा और अप्रूवल लिया जाएगा।
ठीक है, जो किस पर, जो रीड्राफ्टेड जो है लॉ, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, अब हम देखते हैं। अब हमारे पास यहां पर दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के अंदर। एक तो क्या है, हाउस ऑफ पीपल, जिसे हम क्या कहते हैं, होप, और एक हमारे पास क्या है, होस्क। क्या है, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। क्या है, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। ये हमारे पास दो हाउसेज हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं लोकसभा, और इसे कहते हैं राज्यसभा, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, और इसे कहते हैं हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, ठीक है, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। अब डिस्कशन एंड अप्रूवल इन दोनों हाउसेस के द्वारा लिया जाएगा अगर वो लॉ किससे रिलेटेड है, यूनियन लॉ है या कॉन्करेंट लॉ है। और यहां पर जब स्टेट की बात आएगी तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, एक होगा हमारे पास SLA, और एक होगा हमारे पास SLC। ये होता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, और ये होता है स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल। इसको कहते हैं हिंदी में विधानसभा, और इसे कहते हैं विधान परिषद। क्या कहते हैं, विधान परिषद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या लिया जाएगा, अब यहां पर क्या है, यहां पर कौन बैठता है, यहां पर बैठते हैं हमारे PM, कौन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और यहां पर कौन बैठता है, इस लेवल पर यहां पर बैठते हैं CM, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब स्टेट लेवल का लॉ है तो SLA और SLC डिसीजन लेगी, अप्रूवल देगी, और अगर वो सेंट्रल यूनियन लॉ या कॉन्करेंट लॉ है तो वहां पर कौन डिसीजन लेगा, हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल डिस्कशन करेगी और अप्रूवल लेगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब जब उन्होंने डिसीजन ले लिया, अब उसके बाद अप्रूवल ली जाएगी किसकी, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब अप्रूवल किसकी ली जाएगी, अगर तो वो लॉ यूनियन लॉ है, क्या है, अगर वो लॉ यूनियन लॉ है, अगर वो लॉ कॉन्करेंट लॉ है, तो अप्रूवल किसकी ली जाएगी, तो अप्रूवल ली जाएगी प्रेसिडेंट की, हमारे देश के राष्ट्रपति की। और अगर वो स्टेट लॉ है तो अप्रूवल किसकी ली जाएगी, गवर्नर की, स्टेट गवर्नर की, किसकी, स्टेट गवर्नर की, जिसको हम क्या कहते हैं, राज्यपाल। क्या कहते हैं, राज्यपाल, ठीक है। तो अगर वो सेंट्रल लॉ है, कॉन्करेंट लॉ है, तो अप्रूवल प्रेसिडेंट की होगी, अगर वो स्टेट लॉ है तो अप्रूवल स्टेट गवर्नर की होगी। जब इनकी अप्रूवल हो जाएगी, ओके, तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा, अब जब लॉ बन जाएगा तो उसको क्या, हम कहीं ना कहीं पे उसको दिखाएंगे पब्लिक के सामने। तो पब्लिक के सामने दिखाने का क्या वे होगा, हम किसी मैगजीन में उसको शो करेंगे, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, हम किसी पत्रिका, कोई मैगजीन के अंदर उसको निकालेंगे। तो इसी तरह से सेंटर की खुद की एक मैगजीन है, ठीक है, एक उसको बोलते हैं ऑफिशियल गजट बोलते हैं, और एक जो होता है स्टेट का अपना अलग एक गजट होता है जिसके अंदर की वो उसको पेश करती है, उसको प्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो अब होगा डिक्लेरेशन
डिक्लेरेशन इन ऑफिशियल गजेट। ठीक है, डिक्लेरेशन इन ऑफिशियल गजेट। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट, और यहां पर क्या होगा, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारा लॉ जो है वो बन करके क्या हो जाएगा, कंप्लीट। चलिए एक बार इस पूरी प्रोसेस को दोबारा देखा जाए। ठीक है, क्विक रिवीजन। चलिए अब सबसे पहले देखिए क्या है, हमने पढ़ा हाउ टू लॉ, हाउ इज लॉ मेड। उसके अंदर सबसे पहले कैटेगरीज पढ़ी। आर्टिकल 245 में दिया है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है। आर्टिकल 246 में कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन की गई हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कैटेगरीज जो आ जाती हैं, जो हमारी कैटेगरीज आ जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास आ जाती है यूनियन लॉ, सेंट्रल लॉ, कंकरेंट लॉ और स्टेट लॉ। जो यूनियन लॉ के अंदर हमारे पास कितनी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जिस पर कि सेंट्रल जो है वो लॉ बना सकती है अपने 97, कॉन्करेंट पर 47 कैटेगरीज अवेलेबल हैं और स्टेट लॉ पर 66 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जिस पर कि खुद स्टेट अपने डिसीजन पर लॉ बना सकती है। हमारे यूनियन लॉ के एग्जाम्पल है कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है, एक जैसा अप्लाई होता है, कहीं भी कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब कॉन्करेंट लॉ जो है उसका एग्जांपल है जीएसटी, जिस पर कि सेंट्रल का अलग चलता है और स्टेट का अलग चलता है। और यहाँ पर स्टेट लॉ है, जैसे कि कोई भी लॉ स्टेट है अपना खुद का एक लॉ क्रिएट कर देती है। जैसे गुजरात में लिकर बैन है और बिहार में लिकर बैन है, तो ये इसका इफेक्ट बाकी इंडिया के अदर स्टेट्स पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ स्टेट लॉ। उसके बाद हमने प्रोसेस की बात की, तो प्रोसेस के अंदर क्या है, सेंट्रल लॉ या कॉन्करेंट लॉ को बनाने की अपनी प्रोसेस है, उनका एक अलग उनका चलता है क्राइटेरिया, स्टेट लॉ का अलग चलता है। सबसे पहले दोनों लॉज के अंदर क्या है, बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि लॉ को क्या किया जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा, ड्राफ्टिंग की जाएगी। ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इंडियन सिटीजन कर सकता है। उसके बाद उस ड्राफ्ट को किसमें प्रेजेंट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर तो वो सेंट्रल लॉ है तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा, अगर वो स्टेट लॉ है तो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है उसकी फर्स्ट रीडिंग की जाएगी इन पार्लियामेंट और फर्स्ट रीडिंग की जाएगी इन स्टेट लेजिस्लेचर। द नेक्स्ट स्टेप इज इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक। उसकी फर्स्ट रीडिंग के बाद जो पब्लिक से इनपुट्स मांगे जाएंगे, जो भी वहां पर ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया और रीड किया गया उसके रिलेटेड, जब पब्लिक से हमें इनपुट्स मिल जाएंगे तो फिर उस पर डिस्कशन के लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी। ठीक है, और उस वो कमेटी क्या करेगी, डिस्कशन करके उस लॉ को रीड्राफ्ट करेगी। क्या करेगी, उस लॉ को रीड्राफ्ट करेगी, और जो रीड्राफ्टेड लॉ होगा उस पर क्या किया जाएगा, अब दोबारा उसको पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। और दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट की, यहाँ जो स्टेट लेवल पर स्टेट के जो हैं, ठीक है, वो क्या लेंगे, डिस्कशन करेंगे और अप्रूवल देंगे। बोथ हाउसेस, स्टेट लेवल पर स्टेट के और सेंट्रल लेवल पर सेंटर के। सेंट्रल लेवल पर हमारे पास हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, जिसको कि लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, ये आते हैं। और हमारे पास स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली आती है और स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल आती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर कौन सा स्टेप हो गया, ये 4th स्टेप था, और यहाँ पर ये 5th स्टेप, ठीक है, और 6th स्टेप। उसके बाद 7th स्टेप के अंदर क्या होगा, अब जो अप्रूवल ली जाएगी उसके रिलेटेड किससे ली जाएगी, अगर तो वो सेंट्रल लेवल पर है तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल ली जाएगी, अगर वो स्टेट लेवल पर है तो स्टेट गवर्नर से अप्रूवल ली जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जब अप्रूवल हो जाएगी तो फिर उसको किस में प्रेजेंट किया जाएगा, अगर तो वो सेंट्रल का लॉ है तो ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में प्रेजेंट किया जाएगा, और अगर वो स्टेट का है तो ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट में उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां पर कंप्लीट होते हैं क्या, हमारे जो लॉ के बेसिक्स हैं वो यहां पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हमने
क्या क्या बातें की। सबसे पहले लॉ क्या है, लॉ की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, लॉ क्यों बनाया जाता है। उसके बाद हमने उसकी कुछ हिस्ट्री की भी बात की थी। और नेक्स्ट पॉइंट पर हमने कुछ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं लॉ को बनाने के लिए, जो ज़रूरी फैक्टर्स हैं उन पर बात की। और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पर बात की कि लॉ की कैटेगरीज कितनी हैं और लॉ बनाया कैसे जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमारे कंप्लीट होते हैं लॉ के बेसिक्स। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जो बात करेंगे वो किसके रिगार्डिंग करेंगे, हमारे पेपर के बारे में, ठीक है। जो हमारा सीए फाउंडेशन के अंदर जो हमारा लॉ का जो पेपर है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको बेसिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए जो बेसिक्स हमने डिस्कस किए हैं ये आपकी फाउंडेशन है। फाउंडेशन मीन्स कि अगर आप सीए फाउंडेशन में जब आप इंटर में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, आपको इनका सामना फिर से होगा। और अगर आपकी नींव अच्छी नहीं है तो आपको आगे चल के बहुत सारी दिक्कत होगी। तो आप इस नींव को रखना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि हाँ ये हमारा सिलेबस है हम इतना ही करेंगे, नहीं। आपको जो भी पढ़ना है वो आगे को ध्यान में रख करके पढ़ना है, ठीक है, कि आगे हमारी नींव जो रहे वो स्ट्रॉन्ग रहे। चलिए सबसे पहले बात की जाए कि हमारे सिलेबस के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। देखा जाए कि क्या क्या हमें आईसीएआई ने प्रोवाइड करवाया कि हमें वो पढ़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से एक्ट हैं उस पर बात की जाए। सबसे पहले हमारे पास जो एक्ट है वो कौन सा है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ईयर कौन सा इसका, 1872। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने एक्ट तो ध्यान में रख लिया, लेकिन उस एक्ट का जो ईयर है ना वो भी आपके टिप्स पर होना चाहिए। कि आपको अगर रात को उठा करके भी पूछा जाए ना कि इस एक्ट का ईयर क्या है तो एकदम करेक्ट आपकी जुबान से वो निकलना चाहिए, ठीक है। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर कौन सा है, 1872। सेकंड, हमें कौन सा एक्ट दिया है आईसीएआई ने पढ़ने के लिए, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसका ईयर कौन सा है सर, इसका भी बताइए ना। ध्यान देना, 1930। कौन सा एक्ट है इसका, 1930, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जो हमें मिला है वो है द पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा, द पार्टनरशिप एक्ट। इसका ईयर कौन सा है, 1932। कौन सा है, 1932। नेक्स्ट एक्ट जो हमें मिला हुआ है वो मिला हुआ है LLP। ये क्या होता है सर, LLP इसका फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। और इसका ईयर कौन सा है, इसका ईयर है 2008। कौन सा ईयर है इसका, 2008। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट हमें पढ़ने को मिला हुआ है वो कौन सा है, वो है द कंपनीज एक्ट। तरोताजा, एकदम नया नया। कौन सा ईयर, 2013। कौन सा ईयर, 2013। अब अपने इसका एक ना डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास पूरे सिलेबस के अंदर ये 5 एक्ट है हमारे पास, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
1872, मेरे साथ साथ बोलिए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हमारे पास टोटल सिलेबस के अंदर 5 एक्ट हमें ICAI ने प्रोवाइड करवाए हैं जो हमें CA फाउंडेशन के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए बात करें आगे। अब इनको थोड़ा सा अपने और डिवाइडेशन इनका करके देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए हमारे पास 2 तरह के लॉ टोटल कैटेगरी के अंदर हैं हमारे पास। एक है बिजनेस लॉ, क्या है? बिजनेस लॉ, ठीक है। और एक क्या है? कॉर्पोरेट लॉ। क्या है? कॉर्पोरेट लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर कौन कौन से लॉ हमारे पास आ रहे हैं? बिजनेस लॉ के अंदर हमें जो लॉ मिलते हैं वो मिलते हैं, सबसे पहला द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, second the sales of goods act 1930, third is the Indian contract act, the sales of goods act, और कौन सा था हमारे पास? द पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा? द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 3 एक्ट जो हैं वो बिजनेस लॉ के अंदर काउंट किए जाते हैं। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर क्या रखा जाता है सर? कॉर्पोरेट लॉ के अंदर रखा जाता है वही हमारे सबसे छोटे LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा ईयर है इसका? क्या बोला था? रात को सोते हुए भी जगाया जाए, कब्र से भी उठाया जाए तो हर किसी का ईयर याद होना चाहिए। ठीक है, 2008। और कौन सा आएगा इसके अंदर? द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो 2 हैं ये काउंट किए जाते हैं कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, और ये जो 3 है ये काउंट किए जाते हैं कौन से के अंदर? बिजनेस लॉ के अंदर। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारे पास टोटल सिलेबस जो है जो हमें पढ़ने के लिए CA फाउंडेशन के अंदर ICAI ने प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे पढ़ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, आज से नहीं कर रहे हैं, अभी हमने आपके सामने सिलेबस रखा है। अगली बेसिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो बेसिक्स हमने पढ़ने थे, और नेक्स्ट क्लास से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप थोड़ा सा उसको देखिएगा क्या है, ये आपका होमवर्क है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।